आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों बलोच जर्नलिस्ट साजिद हुसैन की जो रहस्यमय मौत हुई है। बहुत ही रहस्यमय हालातों में मौत हुई है इनकी दोस्तों। बलोचिस्तान के हैं ये बलोच जर्नलिस्ट, तो आप समझ ही गए होंगे। पाकिस्तान के खिलाफ लिखते थे ये। जो बलोचिस्तान में वॉयलेंस हो रहा है, वहां के लोगों को इतना दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है वहां पे, तो उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। जान पे खतरा बना। 2012 में इन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया। स्वीडन में थे ये, लेकिन स्वीडन में इनकी लाश मिली है। नदी के किनारे इनकी लाश मिली है दोस्तों। अब कयास यही लगाए जा रहे हैं कि इसमें ISI का हाथ है, और बहुत एक्सपर्ट तो ये बिल्कुल मान चुके हैं कि ISI का ही इन्वॉल्वमेंट है इनके इसमें, चाहे जो हो जाए। क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान में कोई भी जर्नलिस्ट अगर सरकार के खिलाफ बात करता है और अगर बलोचिस्तान का इशू वो ले आए, तब तो उसकी खैर नहीं। टॉर्चर किया जाता है, मारा जाता है और जान से भी मार दिया जाता है। हालांकि अभी कुछ ऑफिशियल नहीं हुआ है कि ISI है या नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे तो सभी को मालूम है सच क्या है। तो ये इशू क्या है और बलूचिस्तान का पूरा इशू क्या है, वो हम जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पर चलकर PDF ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। गौरव सर ने कमाल की किताब लिखी है, फेलियर टू ट्रायम्फ। आप इसको स्टडी IQ की वेबसाइट से प्री बुक कर सकते हैं दोस्तों। स्टडी IQ का ऐप आया है। मैंने बहुत सारे कोर्सेज, आप लोग बोलते ना आप सर आपकी बैटल सीरीज का क्या हुआ, मैंने यहाँ पे पूरी बैटल सीरीज कवर की है, इंडिया की और वर्ल्ड की। एम्पायर्स, ब्रिटिश सब्जुगेशन, बहुत कुछ कवर किया है दोस्तों। आप जरूर देखिएगा, इसको डाउनलोड करिए। और हमारा UPSC IS का स्मार्ट कोर्स भी आया है, इसमें गौरव गर्ग सर, महिपाल सर, प्रशांत सर, सबने इनपुट्स दिए हैं। तो आप इसको भी परचेस कर सकते हैं, EMI पे अवेलेबल है। ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, ये रही मेरी ID। प्रमोशन बहुत हो गया, अब हम आते हैं अपने मुद्दे पे। दोस्तों ये है पाकिस्तान का मैप, ठीक है, ये आप देख लीजिए। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान है, ये है ना। पाकिस्तान का 44% एरिया है बलूचिस्तान, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि ये बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये ईरान में भी फैला है, ये अफगानिस्तान में भी फैला है भैया। बलूचिस्तान में ट्राइब्स रहती है, बेसिकली ट्राइबल इलाका है। यहाँ पे आपको ट्राइब्स मिलेंगी। लेकिन 70 से 80% जो बलूचिस्तान का एरिया है वो पाकिस्तान में ही आता है। बलूचिस्तान की जो कैपिटल है वो है क्वेटा, ये रहा। ये है ग्वादर, यही चाइना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना जो है वो ग्वादर पोर्ट को डेवलप कर रहा है। ये अरेबियन सी का एक्सेस मिल रहा है ना, तो ग्वादर पोर्ट को चाइना डेवलप कर रहा है, ठीक है। देखिए पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बलूचिस्तान शुरू से ही 1900, जब से भारत और पाकिस्तान अलग हुए 1947 के बाद से ही बलूचिस्तान बोल रहा है कि हमको ऑटोनॉमी चाहिए, है ना। अलग होने की वो इतनी बात नहीं करता है, लेकिन ये बोलता है कि हमको ऑटोनॉमी चाहिए। जैसे जम्मू एंड कश्मीर का भारत में स्टेटस था ना, वैसे बलूचिस्तान का स्टेटस, या इनफैक्ट उससे भी थोड़ा सा ज्यादा, कि हमको पूरी ऑटोनॉमी चाहिए। हम पाकिस्तान के साथ रहने को तैयार है, लेकिन ऑटोनॉमी हमारी हो। तो तब से यहां पे प्रॉब्लम्स हो रही है। अब आप ये मत समझिएगा कि 1947 से लेकर 2020 तक लगातार बलूचिस्तान में प्रॉब्लम्स हो रही है, नहीं। ये रुक रुक के प्रॉब्लम्स होती हैं। फिलहाल जो अभी इंसर्जेंसी है बलूचिस्तान में, वो 2004 से शुरू है, और 2004 से लेकर अभी तक लोग जो है बोल रहे हैं कि हमको आजादी दो। अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान सरकार का ऐसा एटीट्यूड है, बलूचिस्तान की लोगों की उनकी चिंता ही नहीं है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं, बलूचिस्तान के लोगों का कोई उनको ध्यान नहीं है। ध्यान है स्ट्रैटेजिकली कैसे हम बलूचिस्तान को यूज कर सकते हैं। ईरान से बकायदा गैस की पाइपलाइन आ जाए, ग्वादर पोर्ट ऑलरेडी डेवलप किया है भैया। सीपेक कॉरिडोर सीधा ग्वादर पोर्ट से, चाइना का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो पाकिस्तान से जाते हुए पूरा ग्वादर से कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो चाइना ने तो ग्वादर पोर्ट को अब 40 साल के लिए लीज पे भी ले लिया है, तो अब चाइनीज भी आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बलूचिस्तान में खनिज के भंडार हैं, नेचुरल गैस, कॉपर, बहुत सारे मिनरल्स मिलेंगे आपको बलूचिस्तान में। क्यों? क्योंकि ये डेजर्ट एरिया है, ड्राई लैंड है, हिली टेरेन्स है। आपको यहां पे माउंटेन रेंजेस मिलेगी, सुलेमान रेंज आपको यहीं मिलेगी, ठीक है। बोलन पास आपको यहीं मिलेगा, खैबर पास तो वैसे यहां नहीं है, लेकिन बोलन पास आपको यहीं मिलेगा। जब भी अफगानिस्तान से युद्ध होता था ना, तो जो इधर ब्रिटिशर है वो बोलन पास से युद्ध करने जाते थे। बोलन पास और खैबर पास से दो बहुत इंपॉर्टेंट पास है पाकिस्तान के, समझ रहे हैं। तो बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान के लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं है। पाकिस्तान चाहता है कि बलूचिस्तान के सारे रिसोर्सेज को हम यूज कर लें, लेकिन लोगों की कोई फिक्र नहीं है पाकिस्तान को, बलूचिस्तान में जो लोग रहते हैं। और अगर बात करें तो पाकिस्तान का पंजाब आप देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पे आपको लाहौर मिलेगा, और पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, फिर ये खैबर पख्तूनवा है, फिर ये सिंध है, ठीक है। बलूचिस्तान में कौन रहता है? पश्तून आपको यहां पे मिलेंगे, बलोच यहां पे मिलेंगे, पंजाबी, सिंधीज, ये सब आपको मिलेंगे। लेकिन ये बेसिकली ट्राइबल इलाका है, यहां पे आपको बहुत सारी ट्राइब्स मिलेंगी।
अब प्रॉब्लम यह है कि ट्राइब्स भी आपस में लड़ती रहती हैं, इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट भी यहां पे आपको देखने को मिलेगा। पाकिस्तान सरकार से तो ट्राइब्स लड़ी नहीं है, साथ में खुद से भी लड़ती रहती हैं। ऊपर से बलूचिस्तान का एक और इशू है, यहां पे जो ट्राइबल लीडर्स हैं, ठीक है, वो काफी करप्ट है ना, सब नहीं लेकिन ज्यादातर, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों के लिए बलूचिस्तान के लोग अब सड़क पे आ गए हैं। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई इस पूरी इंसर्जेंसी को दबा देती है और बहुत ज्यादा जुल्म करती है। बलूचिस्तान बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, अनडेवलप्ड है ना। तो अब जो पत्रकार इस इशू को रेस करते हैं पाकिस्तान में, उनका काम तमाम कर दिया जाता है। उन्हीं में से एक थे साजिद हुसैन। तो दोस्तों हुआ क्या, अब हम ये देखते हैं। साजिद हुसैन की बात करें तो ये 39 साल के थे और हाल ही में स्वीडन में इनकी लाश मिली, नदी के पास इनकी लाश मिली, वहां पे फेंक गए थे। ठीक है, अब ये अभी पता नहीं लगाया जा सका है कि इसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट था कि नहीं था, लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट का यही मानना है कि आईएसआई का ही काम है, क्योंकि इससे पहले भी जर्नलिस्ट को ऐसे ही निपटाया जाता रहा है ना। और ये आईएसआई का बकायदा पूरा नेटवर्क है। देखिए जासूस कैसे, आप सोचते होंगे कभी कभी कि एक देश की इंटेलिजेंस एजेंसी दूसरे देश में कैसे मार सकती है। सिंपल है दोस्तों, बहुत सारी मूवीज भी बनी है, ठीक है, इस पे तो अभी वो एक जॉन अब्राहम की मूवी आई थी ना, बहुत बढ़िया थी, वो रॉ के एजेंट थे, है ना। और अभी एक बहुत ही स्पेशल ओपीएस एक गजब की सीरीज आई, आप देखिएगा, उसमें बताया रॉ कैसे काम करती है। ज्यादातर इंटेलिजेंस एजेंसी ऐसे ही काम करती है। वो क्या करती है, वो अपने जासूसों को दूसरे देश में भेजती है ना। और वही जासूस क्या करते हैं, जिसको भी मारना होता है, बड़े ट्रेंड होते हैं, परफेक्टली ट्रेंड होते हैं, वही जासूस मार देते हैं, है ना। तो सिंपल, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। और जो भी पैसा, जो भी सोर्सेज होते हैं, वो इधर इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो जासूस को देती है। समझ रहे हैं, भारत में भी आईएसआई के बहुत सारे जासूस घूम रहे होंगे, पाकिस्तान में भी भारत के बहुत सारे जासूस घूम रहे होंगे, भारत में रशिया के बहुत सारे जासूस घूम रहे होंगे। तो ये सब जासूस जो है, ये बिल्कुल आपको पता थोड़ी ना लगने देंगे, वरना तो गिरफ्तार हो जाएंगे, है ना। तो ये सब खेल चलता रहता है, जासूसों की दुनिया है ये, एस्पियोनाज जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो बलूचिस्तान के थे साजिद हुसैन। अब दोस्तों अपनी कहानी पे आते हैं। देखिए साजिद हुसैन के साथ क्या हुआ। कहानी शुरू होती है 2011 के करीब, जब पाकिस्तान में लोग गायब होने लगे थे, बलूचिस्तान से लोग गायब होने लगे थे। अब ये गायब लोगों की लाशें मिलती थी, ज्यादातर ये लोग सरकार के खिलाफ लड़ते थे और इनकी लाशें मिलती थी, है ना। कोई खंडेर में फेंक जा रहा है, कोई सड़क पे फेंक जा रहा है, कोई परिवार वालों के घर के सामने फेंक जा रहा है जहां से उसको किडनैप किया है। अब ये जो लाशें थी, ये इतनी खतरनाक हालत में मिलती थी दोस्तों, बकायदा ऐसा लगता था कि इनको बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया है। किसी के हाथ काट दिए गए हैं, किसी के पैर काट दिए गए हैं, किसी के प्राइवेट पार्ट्स काट दिए गए हैं, ड्रिलिंग मशीन से होल कर दिया गया है। बहुत बुरी कंडीशन दोस्तों होती थी, समझ रहे हैं। तो अब वहां पे जो लोग थे, उनको टेंशन कि यार ये क्या हो रहा है। तो कुछ पत्रकार सामने आए, उन्होंने बोला कि अब हम सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। वैसे भी वहां पे चल ही रहा था सब कुछ और सरकार के खिलाफ, तो उसमें से एक थे साजिद हुसैन। लेकिन साजिद हुसैन को भी पता था कि ज्यादा मैं बोलूंगा तो मैं खत्म कर दिया जाऊंगा, तो उनको फिर पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा। ठीक है, 2012 में पाकिस्तान से भाग खड़े हुए, ठीक है, साजिद हुसैन, उनको भागना पड़ा और कोई चारा नहीं था। लेकिन बलूचिस्तान में अपनी बीवी, अपनी 2 साल की बेटी और अपने 5 साल के बेटे को छोड़ गए। ठीक है, तो बलूचिस्तान में इनके जो परिवार था वो रहता था, लेकिन ये भाग गए, है ना। तो अब 2012 से जब ये भागे, तो पहले ये गए युगांडा, ओमान, अरेबिया, सब जगह गए। और 2015 में इन्होंने बलूचिस्तान टाइम्स, ये पेपर चला, ये ऑनलाइन पेपर था। ठीक है, बलूचिस्तान टाइम्स जो था, ये एक तरीके की ऑनलाइन मैगजीन थी, जिसमें यह बताया जाता था कि कितनी जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की आईएसआई, वो कितना ज्यादा जुल्म कर रही है, समझ रहे हैं। लेकिन 2018 आते आते स्वीडन, जो कि एक बहुत ही लिबरल कंट्री है, अगर आप प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में देखेंगे तो नॉर्वे, स्वीडन ये हमेशा टॉप पे रहते हैं। ठीक है, तो स्वीडन ने इनको असाइलम दे दिया, पॉलिटिकल असाइलम दे दिया कि स्वीडन में आप आके रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। तो ये चले गए स्वीडन। अब 2018 से ये स्वीडन में ही है, स्वीडन में ही रह के ये काम कर रहे हैं। लेकिन अभी मैंने बताया ना कि भैया आईएसआई का नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अमेरिका में जासूसों का बकायदा नेटवर्क है, और आईएसआई का क्या, सारे देशों का होता है, सारे देशों की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। तो अब क्या हुआ कि उपसला में रहने लगे। ठीक है, स्वीडन में उपसला शहर है, वहीं पे ही रहते थे और उपसला यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी थे। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि 2 मार्च, ये अभी 2020 की बात कर रहा हूं, ठीक है, 2 मार्च सुबह 10:30 बजे स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम से इन्होंने ट्रेन पकड़ी उपसला के लिए। ठीक है, उपसला इनको पहुंचना था, 10:30 बजे थे, ट्रेन पकड़ी, पहुंचे, ये 45 मिनट का रास्ता था, स्टेशन से बाहर आए,
घर जाना था लेकिन घर पहुंचे ही नहीं, बीच से ही गायब हो गए, बीच से ही इनको गायब कर दिया। फिर 3 मार्च को बकायदा पुलिस स्टेशन में इनके दोस्तों ने रिपोर्ट लिखाई कि कुछ करिए। तो ऐसा बोला गया कि शायद हो सकता है घूमने चले गए हो, या हो सकता है कोविड की वजह से इनको क्वारंटीन कर दिया गया हो, ये कयास लगाए जाने लगे। लेकिन दोस्तों जब 3 मार्च हो गया, 4 मार्च हो गया, इनका कुछ अता ही पता नहीं, तो टेंशन होने लगी जो इनके रिश्तेदार थे, जो इनके दोस्त थे। तो 5 मार्च को फाइनली पुलिस ने फिर खोजबीन शुरू की। ठीक है, 5 मार्च को खोजबीन शुरू की। 28 मार्च को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो कि ये सुनिश्चित करती है कि जो रिपोर्टर्स बाहर जाके रिपोर्टिंग कर रहे हैं, स्पेशली वॉर टॉर्न कंट्रीज में, उनको पूरी प्रोटेक्शन मिले। तो अब रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने ये स्वीडन की सरकार से अपील की कि इनकी जांच जो है वो बहुत ही अच्छे से हो और जल्दी हो, जल्दी पता लगाया जाए। तो पुलिस ने फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के 1.5 महीने के बाद पता चला 23 अप्रैल को इनकी बॉडी, इनका जो शव है वो बरामद हो गया, है ना। जो स्वीडन की जो उपसुला के बाहर जो फेरिस रिवर है, ठीक है, वहां पे इनकी लाश बरामद हुई। और उसके बाद जो भी डाउट्स थे वो सब क्लियर हो गए। जो एक्सपर्ट्स थे वो बोल रहे थे कि अभी हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन तो चली रही है और कुछ पक्के तौर पे तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जहां तक है इन्वेस्टिगेशन तो यही के मतलब एक्सपर्ट्स तो यही कह रहे हैं कि 110% इसमें आईएसआई का हाथ है, इसमें कोई शक ही नहीं है। क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है, क्योंकि इधर पूरा ये साजिद हुसैन है, ये अपने पेपर के माध्यम से लोगों को बताते थे, लोगों को अवेयर करते थे, है ना। और याद रखिएगा कि कोई भी देश मीडिया से बहुत डरता है, स्वतंत्र मीडिया से बहुत डरता है जो फ्री है। ज्यादातर देशों में आप देखेंगे जहां पे वन पार्टी रूल है या जहां पे डिक्टेटरशिप है, जैसे सऊदी अरब में आप देखिए, वहां पे प्रेस सेंसरशिप है, वहां पे मीडिया में फ्रीडम है ही नहीं, मीडिया को फ्रीडम नहीं दिया है, क्योंकि उनको पता है कि अगर मीडिया अच्छे से काम करेगा तो लोग जो है वो अवेयर हो जाएंगे, लोगों को पता चल जाएगा उनकी सरकार के बारे में, और लोग फिर विद्रोह कर देंगे, विद्रोह कर देंगे तो पूरी सरकार ढह जाती है। तो इसीलिए मीडिया पे बड़ा ये लोग कंट्रोल बना के रखते हैं। सऊदी अरेबिया, चाइना, पाकिस्तान, इनकी जो मीडिया है इन्हीं के गुणगान करती है। और आपको बता दूं कि डॉन ने भी 2 हफ्ते बाद 9 मई को रिपोर्ट किया। डॉन जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है, उसने भी इसको 2 हफ्ते बाद रिपोर्ट किया। आप समझ रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि इस तरीके का जो एटीट्यूड है वो इसीलिए है कि बलूचिस्तान के लोगों को दबाना चाहती है पाकिस्तान सरकार, उनको कोई भी राइट्स नहीं देना चाहती है। अहमद गोराया के साथ भी उन्होंने यही किया था, किडनैप करके भयंकर टॉर्चर किया और उसके बाद उनको छोड़ा। तो बहुत सारे पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं, अगर वो पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो उनके साथ यही हश्र होता है। हालांकि अभी पक्के तौर पे नहीं कह सकते, याद रखिएगा, ये सिर्फ कयास है कि आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट है ना, आईएसआई का हाथ हो सकता है। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, इसको ऑफिशियल नहीं किया गया है, इन्वेस्टिगेशन अभी चली रही है ना, लेकिन पर्दे के पीछे तो सभी को पता ही है ना, कि क्या सच और क्या झूठ। तो ये दोस्तों लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।